वेलकम टू हेल्थ दलान। हमारा एम आप लोगों तक रिसर्च बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन लाना है। ये इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक योगा टीचर हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जब हम लोग को होता है तो हमारे बॉडी का कुछ सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाता है और कुछ सिस्टम थोड़ा उसका एक्टिवेशन कम हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। आप अगर देखें तो स्ट्रेस के समय क्या होता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, तो आपको टनल विजन मिलता है, आप फाइट या फ्लाइट के मोड में रहते हैं, या तो लड़ेंगे या वहाँ से भागेंगे। आप अलर्ट होते हैं, साथ में ब्लड आपका डाइजेशन सिस्टम से हटके आपके लेग की तरफ जाने लगता है, हार्ट बीट काफ़ी तेज़ी में बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके थिंकिंग पर रेशनल कंट्रोल नहीं होता है। आप उस समय कुछ भी बोल सकते हैं, आपका चेहरा टेंस हो जाता है और साथ में पसीना होने लगता है। बॉडी मूव करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसे रोकते हैं तो फिर बॉडी में ट्रेमर होने लगता है। तो ये सिनेरियो स्ट्रेस का, ये आपको कोई डेंजर सिचुएशन भी हो सकता है और कोई आपको इमोशनल इशू हो, जैसे किसी से आपकी लड़ाई हो गई, आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, उस समय भी ये सिचुएशन हो सकता है। तो बेसिकली बॉडी को पता नहीं है कि जो स्ट्रेस का सोर्स वो या कोई डेंजरस सिचुएशन है या फिर आप किसी इमोशनल इशू से स्ट्रेस्ड आउट हैं। दोनों में बॉडी का रिएक्शन एक ही जैसा होता है और हमारे पास मैकेनिज्म है जिससे हम अपने स्ट्रेस को तुरंत काम डाउन कर सकते हैं, अपने को काम डाउन कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जब ब्लड को देखते हैं या कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो वो फेंट कर जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फिर बॉडी का जो काम करने का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ बहुत ज़्यादा वो फेंट कर जाते हैं। इसी तरह हम लोग भी रियल टाइम सिचुएशन में अपने को काम डाउन कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है सो जो कैरी ओवर है पास्ट से, जब हम लोग एनिमल के या डेंजर सिचुएशन से भागते थे, इसीलिए हम लोग का जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनल जो हार्मोन है स्ट्रेस का वो आपको बढ़ने लगता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर को, ब्रीदिंग रेट को, डाइजेशन को या फिर सेंसेशन को, इनको कंट्रोल करता है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स ये ऑटोमेटिक होता है, इस पर आपको आपका कंट्रोल लेकिन नहीं, इस पर आपको थोड़ा कंट्रोल होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो तरह का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये नहीं जाइए कि आप सिंपैथी वर्ड से नहीं है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेटेड रहता है, जब आप स्ट्रेस के कंडीशन में रहते हैं, उस समय आप स्टिमुलेट हो जाते हैं, आपका सारे ऑर्गन में स्टिमुलेशन आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपके अलर्टनेस को प्रमोट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस केस में क्या होता है कि आपके बॉडी का कुछ प्रोसेसेस डाउन हो जाता है, जैसे हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप इस फेज में रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इस फेज को रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेज कहते हैं, जब आप बेसिकली आप रेस्ट और डाइजेस्ट के फेज में आ जाते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली आपको काम बनाता है, कामनेस प्रमोट करता है। अब आपको बेस्ड ऑन योर सिचुएशन आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहना चाहते हैं, जैसे कूल काम रहना चाहते हैं, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहना चाहते हैं जहाँ आप अलर्ट हों। ये आप थोड़ा बहुत कंट्रोल इसको कर सकते हैं एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए, वो आपके डायफ्राम से या ब्रीथिंग कहिए। और आप डायफ्राम को यूज़ करके आप अपने हार्ट बीट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप सोचिए आपने इनहेल किया, जब आप इनहेल करते हैं उस केस में क्या होता है कि आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। जब हार्ट का साइज़ बड़ा हुआ
तो उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हार्ट जो स्लो हो रहा है, तो ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है हार्ट रेट बढ़ाने का, और आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है। तो बेसिकली इनहेल आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अलर्ट होना, तो आप इस तरह की ब्रीदिंग करें जिसमें इनहेल ज़्यादा हो, एक्सहेल कम हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने इनहेल किया तो लंबा इनहेल हो और छोटा एक्सहेल हो, उस केस में आपका हार्ट बीट बढ़ता है और आप फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। जब आप एक्सहेल करते हैं, आपने जब सांस छोड़ा तो आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, तो हार्ट का साइज थोड़ा छोटा होता है। जब हार्ट का साइज छोटा होता है तो ब्लड उसमें तेज़ी से सर्कुलेट करने लगता है। जब ब्लड तेज़ी से सर्कुलेट करता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमें जो सो बेसिकली जब ब्लड तेज़ी में सर्कुलेट करने लगता है, हार्ट बीट भी बढ़ने लगता है। तो फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हार्ट बीट फास्ट हो गया है, तो फिर ब्रेन सिग्नल देता है हार्ट बीट को स्लो करने का। इसीलिए जब कभी अब आप एक्सेल करते हैं, जब ब्रीद आउट करते हैं, उस समय आपका हार्ट बीट स्लो होता है। इसलिए अगर आप इस तरह का ब्रीदिंग करें जिसमें एक्सेल ज़्यादा और इनहेल छोटा हो, लंबा एक्सेल और छोटा इनहेल, उस केस में आप बेसिकली कामनेस आप में आता है, आप काम डाउन होते हैं और आप फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। बेसिकली ब्रीदिंग से आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मोड में जा सकते हैं। अब जैसे एक्यूट स्ट्रेस की बात करते हैं, जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है या फिर आपका नाम अनाउंस हो गया है और आपको वो पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू के लाइन में खड़े हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, या फिर आप किसी रिजल्ट का इंतजार करते हैं, तो स्ट्रेस आपको होता है। उस केस में फिर वही होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, पसीना छूटने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और आप उस कंडीशन में नहीं रहते हैं कि आप ठीक से बात कर सकें, आपका चेहरा टेंस हो जाता है। तो आपको काम डाउन करने के लिए, क्विकली काम डाउन करने के लिए बेसिकली उस तरह का ब्रीदिंग करना पड़ेगा जिसमें आपको एक्सेल का ना लेंथ ज़्यादा हो। जैसे ब्रीदिंग पर और मैं आगे में और वीडियो पे बात करूँगा, लेकिन अभी 3 हम ब्रीदिंग की बात करते हैं मेथड की। एक 4-7-8 ब्रीदिंग, सेकेंड बॉक्स ब्रीदिंग, और थर्ड जो हो वो है फिजियोलॉजिकल साई। अब 4-7-8 ब्रीदिंग की बात करते हैं। ये डॉक्टर एंड्रू वेल काफ़ी ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के पायनियर हैं, इन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया है। इसको करने के लिए क्या होता है कि पहले आपको खेचरी मुद्रा में जाना होता है। खेचरी मुद्रा में क्या होता है कि आपका टंग जो होता है उसको आपको कर्ल करना पड़ेगा और फिर पैलेट को टच करना पड़ेगा। जैसे आपने टंग को कर्ल किया और अब पैलेट को बंद किया, पैलेट को टच किया और मुंह को बंद कर लिया। इस केस में क्या होता है, अब पहले तो आप जाइए खेचरी मुद्रा में, फिर 4 काउंट तक आप ब्रीदिंग कीजिए नोज से, 7 काउंट तक ब्रेथ को होल्ड कीजिए और 8 काउंट तक आप माउथ से ब्रेथ को निकालिए। ये इमीडिएटली आपको काम डाउन कर सकता है। अब स्ट्रेस, अब आप कहीं ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप वॉक नहीं कर सकते हैं, तो ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है आपको काम डाउन करने में। आप इसे 2 बार से शुरू करें और मैक्सिमम इसे 8 टाइम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर आप सुबह शाम करते हैं, फिर उस सिचुएशन में जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, आप इरिटेटेड हैं, आपको कहीं पहुंचना है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, उस केस में 4-7-8 ब्रीदिंग काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा ब्रीदिंग जो है उसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ये ओरिजिन जो है सो ये इंडियन योगा सिस्टम से है। आप अगर 4 सेकंड तक करते हैं, 4 काउंट तक, तो या 5 काउंट तक डिपेंड करता है, तो आप क्या करेंगे, 4 काउंट तक इनहेल करेंगे, 4 काउंट तक होल्ड करेंगे, 4 काउंट तक एक्सहेल करेंगे और फिर 4 काउंट तक होल्ड करेंगे। तो ये बेसिकली, या 5 काउंट तक आप चाहें करें, तो इसका वीडियो मैं डाल दूंगा इस शो नोट्स में। और इसको आप 1 से 3 बार ही करने के बाद आप सेंटर्ड हो जाते हैं। तीसरा जो ब्रीदिंग का मेथड है वो है फिजियोलॉजिकल साई। ये 1930s में इसके बारे में पता चला और रिसेंटली डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन ने इसे काफ़ी पॉपुलराइज किया है। ये भी बहुत आसान है करना। इसमें आप 2 बार इनहेल करते हैं और लंबा एक्सेल करते हैं।
जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देता हूँ। जैसे एक साइकिल हो गया। कुछ रिसर्च से तो पता चलता है कि आपको जैसे ही ये 3 बार आप करते हैं, 3 साइकिल करते हैं, आप जो है सो आप काम डाउन हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप 4-7-8 ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल साई भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इमीडिएटली आप जो है सो स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। आप अलर्ट होना चाहते हैं, आपको ब्रीदिंग वैसे ही करना पड़ेगा जिसमें इनहेल का लेंथ ज़्यादा हो, और टूमो ब्रीदिंग भी कहते हैं, और विन हॉप ब्रीदिंग। विन हॉप इस कुछ साल से काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। ही इज़ कॉल्ड आइसमैन। इनका 1 से 1 रिकॉर्ड है, और ये सब जीरो टेम्परेचर में भी बिना कपड़े पहने हुए मैराथन दौड़ सकते हैं। और ये यूज़ करते हैं जो टूमो ब्रीदिंग है, फिर इन्होंने उसे अपना विन हॉप ब्रीदिंग नाम भी इसको नाम दिया है। टूमो ब्रीदिंग वॉज इन्वेंटेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी 1000 years ago, somebody called Naropa। और उसके बाद से फ्रॉम नालंदा ही वेंट टू नेपाल, काठमांडू, और उन्होंने इस ब्रीदिंग को पॉपुलराइज किया। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप करते हैं, इसमें आपका एड्रेनलिन बॉडी सीक्रेट करने लगता है, और आपके ब्लड में आने लगता है। इससे हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फिर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। विन हॉप में ब्रीदिंग को करने के लिए आपको इनहेल करना होता है नोज से, और एक्सहेल करना होता है आपको माउथ से। और एक इनहेल एक्सेल जब करते हैं उसे 1 साइकिल करते हैं, या आप इसे 20 से 30 साइकिल कर सकते हैं। जब 20 से 30 साइकिल पूरा हो जाए तो आप एक्सेल करके ब्रीद आउट करके 1 मिनट तक उसे होल्ड कीजिएगा। और जब या फिर आपको ब्रीदिंग की इच्छा हो तब आप उसे फिर आप इनहेल कर सकते हैं, और 15 सेकेंड तक आप उसे रोक सकते हैं। ये 1 से 4 बार आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका अलर्टनेस वापस आ जाता है। होता है खाली पेट करना, लेकिन अगर आप कभी दिन में आपको ज़रूरत हो गई, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं, उस समय ये कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अलर्ट रहना चाहते हैं या काम रहना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट रेट एकदम कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। जैसे सुबह आप जगते हैं तो आपका कॉर्टिजोल बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है। उस केस में क्या होता है कि आपको कुछ करने की इच्छा होती है, आपको कुछ अलर्ट होना है। दोपहर में खाने के बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा दोपहर में या कभी भी खाने के बाद से थोड़ा बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेज में जाए, जिसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। फिर रात में सोने के समय अगर आप जरूरत से ज़्यादा अलर्ट है तो नींद नहीं आएगी, उस केस में फिर आपको काम होने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप जस्ट ब्रीदिंग कंट्रोल करके आप अपने को अलर्ट या काम कर सकते हैं। अब क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जो हमेशा बहुत दिन लंबे समय तक और हमेशा रहे, वो हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक्यूट स्ट्रेस तो खैर जरूरत है ही हम लोग मतलब डेंजर से बचने के लिए, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी भी आ जाता है, जो किसी आप प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं या किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस केस में शॉर्ट टर्म स्ट्रेस भी ठीक ही ठाक है, क्योंकि आपको फिर वो पुश करता है, डेडलाइन में ख़त्म करने को प्रेशर रहता है, तो आप देखिएगा कि आप कंसंट्रेट होकर अपना काम करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस आपको नींद को डिस्टर्ब करने लगे तो इट्स अ प्रॉब्लम। अब क्रॉनिक स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इशू जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। एड्रेनलिन जब रिलीज होता है, बेसिकली स्ट्रेस में एड्रेनलिन एंड कॉर्टिजोल रिलीज होता है। एड्रेनलिन बेसिकली आपके हार्ट बीट को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और लंबे समय तक अगर एड्रेनलिन बढ़ा रहता है तो आपके शरीर को इंसुलिन रेसिस्टेंट बनाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंट वो सिनेरियो होता है जब आपका सेल इंसुलिन की नहीं सुनता है, इंसुलिन रहने के बावजूद भी आपके ब्लड से ब्लड ग्लूकोज आपके सेल को नहीं जाता है। और ये बहुत ही जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं उनका मेन रीज़न जो आजकल इंसुलिन रेसिस्टेंस है। सेम सिनेरियो होता है कॉर्टिजोल से। कॉर्टिजोल जैसे ही रिलीज होता है तो इट मेक्स श्योर कि आपके बॉडी के पास एनर्जी हो। तो करता क्या है, आपके मसल से या लीवर से या फैट सेल से तुरंत ग्लूकोज बना देता है, क्योंकि आपको अपने उस डेंजर सिचुएशन से भागना है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज बढ़ा तो बेसिकली
आपका इंसुलिन रिलीज होता है तो ब्लड ग्लूकोज कोशिश करता है, तो इंसुलिन कोशिश करता है ब्लड ग्लूकोज को नहीं चलाने का। तो बेसिकली अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉर्टिजोल आपका ब्लड शुगर बढ़ाना चाहता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना चाहता है, और इंसुलिन उसे कम करना चाहता है। इस केस में क्या होता है, इस लड़ाई में कॉर्टिजोल जीतता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ता है आप इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली दोनों स्ट्रेस हार्मोन जिसकी हमने बात की, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिजोल, ये बेसिकली आपको इंसुलिन रेसिस्टेंट बनाता है। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस हो तो आपको क्या करना चाहिए? रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें, सनलाइट में जाएं, अच्छी नींद की लाने की कोशिश करें, और अगर आप रात में अगर आप अलर्ट रहते हैं तो फिर जो 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो तीनों या उनमें से कोई एक करें जो आपको सूट करता है, जैसे फिजियोलॉजिकल साई हुआ या 4-7-8 ब्रीदिंग हुआ या बॉक्स ब्रीदिंग। साथ में सोशल कनेक्शन की बहुत ज़रूरत है। आज के दिन में हम लोग ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप कॉल पे जाते हैं और सोचते हैं कि वी आर कनेक्टेड। नो, वी आर नॉट। जब हम लोग किसी भी आदमी को देखते हैं, जब फेस टू फेस देखते हैं, जब उसका 3 डायमेंशनल फेस देखते हैं, उस समय हम लोग के बॉडी में सेरोटोनिन करके वो हार्मोन रिलीज होता है और वो हमें खुश करता है। मेडिटेशन का मेजर रोल है। आप माइंडफुल मेडिटेशन जो कहते हैं या योग निद्रा भी कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो, जिसमें आप सोने से पहले आप जर्नल में लिखें कि आप किस बात के लिए खुश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करके लिखते हैं कि आप किस बात के लिए खुश हैं, उस केस में आप सोने जाते हैं तो आपको लगता है कि यू आर लिविंग इन अ जस्ट वर्ल्ड, अच्छे दुनिया में रह रहे हैं, और जिसमें आपको जो है सो अच्छे लोग भी हैं। स्ट्रेस जब काफ़ी समय तक रहता है तो आपके गट बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है। आपको कोशिश करना होगा कि गट बैक्टीरिया को कैसे बढ़ाएं, जैसे फर्मेंटेड फूड हुआ, जैसे ये फर्मेंटेड वेजिटेबल हुआ, आपको योगर्ट हुआ, दही, या फिर कफीर एक होता है, वो भी आप काफ़ी वर्ल्ड में पॉपुलर है, बेसिकली ये भी फर्मेंटेड दही ही है। या फिर कांजी होता है जिसमें कैरेट एंड बीट्स को 6-7 दिन तक नमक पानी में डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और मैं इसमें डाल भी दूंगा। तो ये आप फर्मेंटेड फूड खाएं। कुछ सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, जैसे एल-थियानिन एक सप्लीमेंट है, दूसरा सप्लीमेंट है अश्वगंधा, तीसरा लेमन ग्रास टी, वो आप टी ले सकते हैं, और चौथा कैमोमाइल टी, ये भी आपको रिलैक्स करता है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स। जाते जाते एक और बात, लाइफ स्टाइल चेंज एक मैराथन है, 100 मीटर का रेस नहीं है। अपनी बॉडी की सुने और चेंज धीरे धीरे लाएं।